गिरावट देखने को मिली। हालांकि भारतीय बाजारों के संकेत जो थे कोई इतने खराब भी नहीं थे कि जो मार्केट जो है इस तरह से गिरे, क्योंकि जो रिजल्ट्स जो आए थे वो भी ठीक ठाक थे। इसके अलावा बाकी जो क्यूज थे वो भी ठीक ठाक थे, लेकिन एक चीज़ जो सबसे भारी पड़ रही है आजकल भारतीय बाजारों में वो है ग्लोबल संकेत, और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय बाजारों में गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। आज भी यही हुआ। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स खासकर देखिए, एक समय ऐसा था कि 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ फ्यूचर्स में देखने मिली थी। हालांकि उन लेवल से डाउ फ्यूचर्स काफ़ी हद तक रिकवर हुए और जब बंद हुए तो करीब 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी डाउ फ्यूचर्स में, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि इसी इम्पैक्ट की वजह से भारतीय बाजार जो है लगातार प्रेशर में है, और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि एफआईएस भी जो है भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चक्र है ना एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली का और डाउ फ्यूचर्स में लगातार गिरावट का, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक शायद मार्केट फिर से 10,000 के ऊपर कन्विंसिंगली जाते हुए शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 10,000 के आसपास आके रुके थे। आज भी कहीं ना कहीं उस लेवल को हम तोड़ नहीं पाए हैं। इनफैक्ट नीचे के लेवल जो है वो काफ़ी खुलते हुए नजर आए हैं, और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट से मैं बात कर रहा था वो तो आप कह रहे थे कि शायद जिस तरह की कॉल और पुट में एक्शन देखने मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि शायद आपको 9,700 या 9,500 के आसपास के भी लेवल जो है वो इन कुछ आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर डाउ फ्यूचर्स में इसी तरह बिकवाली रही और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट भारतीय बाजारों में बिगड़ा तो वो लेवल ज़रूर आएंगे। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लग रही है कि डाउ फ्यूचर्स अगर 900 पॉइंट गिरता है तो हम 200 पॉइंट गिरते हैं, और डाउ फ्यूचर्स अगर 500 पॉइंट गिरता है तो हम पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाते हैं। इसको आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये आपको दिखाता है कि जो भारतीय बाजारों में कन्विक्शन का लेवल है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। बेसिकली नो डाउट फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं बदला, ये मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ, ये मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में अभी भी देखने मिल रही है, और इस लिक्विडिटी के कारण ही आप देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में लगातार तेजी जो है वो देखने मिली थी। आई होप जिस दिन डाउ फ्यूचर्स का ये जो गिरावट का सिलसिला बंद होगा उस दिन मेरे ख्याल से फिर से आपको जो तेजी का सिलसिला है वो भारतीय बाजारों में डेफिनेटली देखने मिलेगा। या पक्का समझ के चलिए, थोड़े बहुत हिकअप्स हो सकते हैं, तो पहले 9,700 और फिर 9,500 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको हम नहीं तोड़ेंगे ये मेरे को लगता है, लेकिन हाँ इन लेवल्स तक पहुंच सकते हैं ये भी मुझे लगता है अगर ग्लोबल मार्केट्स की इसी तरह की गिरावट जो है वो जारी रहती है। तो इन लेवल्स पे नज़र रखिए, इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ ऊपर की तरफ 10,000, नीचे की तरफ 9,700 ये लेवल जो है इसके बीच में हम शायद ट्रेड करते हुए नजर आएंगे पिछले कुछ दिनों, और देखना पड़ेगा इन दोनों लेवल्स में से कौन से लेवल को हम तोड़ते हैं। 10,000 तोड़ा तो 10,170, 10,200, 9,700 तोड़ा तो फिर 9,550 और 9,500 ये लेवल है जो आपको देखने मिल सकते हैं। हाँ चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वैसे तो मेरे इसमें कुछ सवाल दिखाई नहीं दे रहे, आई थिंक सो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, शायद हो सकता है, लेकिन कुछ सवाल जो लोगों के जहन में ज़रूर होंगे उसमें तो कुछ तो है कि भाई आयशा मोटर्स जैसे काउंटर्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि आज नतीजा है, नतीजों के बाद कहीं ना कहीं ओवरऑल कमजोरी जो है मार्केट्स में वो देखने मिली। लेकिन इसके बावजूद देखिए आयशा मोटर्स पे किस तरह के लक्ष्य आ रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य आ रहे हैं वो अब 20-20 हज़ार के आसपास के लक्ष्य आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो ये शायद आपको लक्ष्य जो है 1700-1800 के आसपास देखने मिलेंगे, लेकिन हाँ जैसे जैसे कमेंट्री है वो थोड़ी ठीक होते जा रही है। हालांकि नतीजे इतने ठीक नहीं थे और आगे पता नहीं कितने हालात ऑटो कंपनीज के ठीक होंगे, लेकिन कन्विक्शन जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ते हुए नजर आया लोगों का इन काउंटर्स पे। मेरे ख्याल से हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको थोड़ा अपटेक जो है आयशा मोटर्स जैसे काउंटर में देखने मिल सकता है। इसके लिए इन लेवल से कुछ हफ्तों के लिए इसमें खरीदारी बन सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस काउंटर में खरीदारी नहीं करना चाहिए। ओके, उज्जवल शर्मा पूछ रहे हैं गेल पे क्या करें। देखिए गेल की तो आज खबर आई और धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि गेल का जो विभाजन है वो करने के यहाँ वो इच्छुक है। इसको कुछ सेक्शन है या फिर बोलते हैं ना कि कुछ डिवीजन है उसमें बांटने की तैयारी है। इस खबर के बाद इस काउंटर में 100 रुपये के आसपास तक ये काउंटर जाता हुआ नजर आया। मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है ये काउंटर, लेकिन क्योंकि अगर ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से खुद की तरफ से अगर ये बयान आता है कि हमें इसका डिवीजन करना चाहिए, डीमर्जर करना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके चलते और खबरें आते हुए दिखाई दे सकती है। 100 का स्टॉप लॉस रखिए, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, इसके लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है कल काउंटर गिरेगा भी, अगर गिरेगा तो रुकिए और उसके बाद जब तेज़ी पकड़ेगा तो मेरे ख्याल से फिर एक अच्छी खासी तेज़ी जो है आपको 110-120 के आसपास के लेवल के लिए कम से कम देखने इस काउंटर में मिलेगी। मेरे ख्याल से 160-170 के आसपास का 52 वीक हाई है। खरीदारी बनती है इन लेवल्स पे क्योंकि कुछ दिनों तक ये न्यूज़ ड्रिवन काउंटर होगा और इसके लिए शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छी खासी तेज़ी जो है अगले कुछ दिनों में इस काउंटर में देखने मिलेगी। अच्छा, नीलेश पाटिल हिंडाल्को पे भी पूछ रहे हैं।
देखिए हिंडाल्को पे वैसे तो नतीजे काफ़ी बेहतर थे नो डाउट, और उसके चलते आज ये काउंटर चला भी, और एक बड़ा सरप्राइज था बेसिकली। अगर आप देखें तो इस समय में हिंडाल्को की तरफ से इस तरह के नतीजे आने ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए दो कंसर्न पॉइंट्स है। एक, आगे जाके ग्लोबल मेटल सेक्टर जो है उसका आउटलुक क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, तो ये एक चिंता की बात है। दूसरा, इनको जो एलआरएस का एक्विजिशन करने का अप्रूवल मिला है वो यूरोपियन कमीशन और यूएस की कमीशन जो है, यूएस की सरकार जो है, उनके तरफ से जो परमिशन मिला है वो कंडीशनल परमिशन है, जहाँ पे इनको कुछ पार्ट जो है इनके एसेट्स के उसको सेल करना पड़ेगा एलआरएस के। मेरे ख्याल से यूएस का जो पार्ट था उसके लिए तो इनको खरीदार मिल गया है, बाकी जो यूरोप का बेल्जियम का पार्ट था उसके लिए अभी तक खरीदार नहीं मिला है। दो में से किसी के लिए खरीदार अभी तक मिला नहीं है, तो वो इनको ढूंढना है और अगले 9 से 12 महीने में इनको ढूंढना है। अब हालात अगर ऐसा ही रहे तो ये इनको ढूंढने के लिए काफ़ी मुसीबत हो सकती है, ये मैं मान रहा हूँ। अब ये डिस्ट्रेस सेल करेंगे, क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इनके लिए खरीदार ढूंढना जो है वो एक चैलेंज हो सकता है। और इसके मैं कह रहा हूँ कि इसको उस नज़रिए से भी आपको देखना चाहिए। नो डाउट नतीजे अच्छे दे रहा है, उसके चलते शायद आपको इस काउंटर में तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन याद रखना कि ये एक बड़ा हैंगओवर जो है इस कंपनी पे अगले कुछ दिनों में रहने वाला है। इसके लिए इस हैंगओवर के साथ आपको इस काउंटर को ट्रेड करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस ट्रेड करना, यू नेवर नो कब ये काउंटर गुलाटी खा के गिर भी सकता है। अगर ये तकलीफ अगर बढ़ती रही इस काउंटर के लिए तो शायद इस काउंटर के लिए आगे दिक्कत हो सकती है। एक आरती इंडस्ट्रीज़ पे कोई मुझे व्यू पूछा था कि आरती इंडस्ट्रीज़ में क्या करना चाहिए, चलिए जिसका भी सवाल था। लेकिन देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ एक बहुत अच्छा रनअप जो है वो ऑलरेडी देखिए दीपक ढागे पूछ रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ एक बहुत अच्छा रनअप इस कंपनी ने दिखाया है। मेरे ख्याल से 1050 के आसपास तक, 1070 के आसपास तक काउंटर गया था, वहाँ से अब नीचे गिरते गिरते 900 के नीचे आया है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो टेक्निकली देखने मिल रहा था कि इस काउंटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और आज देखिए वो गड़बड़ न्यूज़ आई गई कि इसको एक जो इसका कॉन्ट्रैक्ट था 10 साल का एग्रोकेम के लिए वो इसके क्लाइंट ने तोड़ दिया है। हालांकि इसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा 120-130 मिलियन डॉलर के आसपास का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टूटना ये भी एक बड़ी बात है। और अब इन काउंटर्स पे आरती इंडस्ट्रीज हो या बाकी ऐसे काफ़ी सारे काउंटर्स है, उनके ऊपर एक हैंगओवर बना रहेगा। हैंगओवर क्या रहेगा, क्या आगे ऐसे और कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे, अगर टूटेंगे इसमें तो कंपनसेशन मिल गया, क्या आगे कंपनसेशन मिलेगा। और देखिए कंपनसेशन बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, कॉन्ट्रैक्ट टूटना ना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये काउंटर 900 के नीचे ऑलरेडी जा चुका है। मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक तो इस स्पाइरल डाउनवर्ड में है ये काउंटर, अगर आप इस काउंटर का चार्ट निकाल के देखें, और ऊपर से ऐसी बुरी खबर आ रही है। लेकिन अगर मार्केट इसी बुरी खबर के लिए रुका था ना, तो आपको एक बात याद रखना चाहिए कि अगर ये यहाँ से बाउंस बैक देगा तो आपको शायद एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने मिल सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वेट एंड वॉच, 1-2 दिन के लिए वेट एंड वॉच कीजिए। अगर ये जो स्पाइरल था डाउनवर्ड वो खत्म हो गया है और यहाँ से काउंटर अपटेक दिखाता है ना, तो मेरे ख्याल से फिर आपको एंट्री के पॉइंट अच्छे मिलेंगे। और 900 के ऊपर जाके अगर ये डिसाइसिवली 900-910 के ऊपर जाके क्लोज होता है तो मेरे ख्याल से फिर से स्मूथली वो आपको 1000 के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है। इसके लिए इस तरह से आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। 1-2 दिन के लिए रुकिए, उसके बाद अगर अगर 1-2 दिन में काउंटर यू टर्न ले लेता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको इस काउंटर में वापस पैसे लगाने के मौके जो है वो बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। और ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद नेट का, पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके, HDFC बैंक का पूछना है मयूर पटेल, 300 शेयर एट 1045 क्या करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से HDFC बैंक चिप्स, इसके लिए मेरे ख्याल से इस काउंटर को आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, बेचने की जरूरत नहीं है। भले ये काउंटर लेवल के नीचे भी गया तो भी आपको बेचने की जरूरत नहीं है। होल्ड एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे ही नितिन सोनी पूछ रहे हैं फाइजर के रिजल्ट्स। देखिए आज फाइजर के रिजल्ट शायद रिजल्ट्स में थोड़ी कमजोरी देखने मिली है, कहीं कहीं गिरावट देखी गई है। हालांकि ठीक है, चलिए गिरावट हुई है तो अब नतीजे थोड़े बहुत ढीले थे, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये काउंटर ऐसा नहीं है जिसको आप नतीजों के बेसिस पे लेंगे और 1-2 क्वार्टर में बेच देंगे, नहीं। ये वो काउंटर है जिनमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा जो है वो लगाना चाहिए। आज नतीजे थोड़े खराब आए, नो प्रॉब्लम, बट आगे आपको इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो खरीदारी करके चलिए फाइजर में। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मेरे ख्याल से आज इस कंपनी की बोर्ड बैठक थी फंड रेजिंग के लिए। फंड रेजिंग का अप्रूवल आया नहीं आया, कितना है ये मुझे पता नहीं है, एक्चुअली मैं शायद मिस कर चुका हूँ इस न्यूज़ को। लेकिन हाँ फिर भी ये काउंटर थोड़ा मोमेंटम में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। मेरे को 2 काउंटर याद है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और छोला इन्वेस्टमेंट। ये कुछ ऐसे हाई बीटा काउंटर्स है ना, पिछले कुछ दिनों में इन काउंटर में अच्छा खासा उतार चढ़ाव जो है वो देखने मिला है। तो मैं इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दूंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि हाँ यहाँ से ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस काउंटर में आपको कोई ज़्यादा बहुत बड़ा एक्सपोजर लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग बेट लीजिएगा। ये मेरा प्रिफर्ड काउंटर तो है नहीं,
इसके लिए। ओके ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पे विद्या गलुगाड़े देसाई एक्साइड पे पूछ रहे हैं कि एक्साइड में क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग एक्साइड पे पूछ रहे हैं। देखिए, एक्साइड एज अ स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ऑटो सेक्टर की डिमांड है जिसके चलते इनकाउंटर्स को काफ़ी रेवेन्यू आती है, उसमें कितना बदलाव देखने मिलेगा, कैसा होगा वो बदलाव, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए फ़िलहाल के स्थिति में अगर आप लेना चाहते हैं तो एक्सपोजर, ये काउंटर में काउंटर अच्छा है, ये है हमारा राजा है, दोनों काउंटर्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के इनमें एक्सपोजर लीजिएगा। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, 100 रुपये लगाना चाहते हैं, तो इन काउंटर्स में अगर आप अपने 100 में से अभी सिर्फ 50 रुपये लगाइए, 40 रुपये लगाइए, उससे ज़्यादा पैसा लगाना मत। थोड़ा टाइम वेट एंड वॉच कीजिएगा, उसके बाद शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि इन काउंटर्स में करना क्या है। लेकिन फिलहाल उतना ही पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक और सवाल है तो पंकज सिंह नेगी टाइटन पे पूछ रहे हैं 996, ये तो काउंटर इसके नीचे आ चुका है, इतना मुझे पक्का याद है। लेकिन देखिए 996 पे भी आपने लिया है, 1000 रुपये का रजिस्टेंस, इसका साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से वही सोच के आपने भी लिया होगा। अब देखिए, घरेलू जो ज्वेलरी सेगमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे कदम उठा रहे हैं। लक्ष्मण ने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी, हालांकि उसके बाद बाकी जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली, लेकिन टाइटन थोड़ा सबड्यूड था, तो प्रेशर इस काउंटर में है, नो डाउट। लेकिन टाइटन जैसे काउंटर्स में मैं बिलीव कर रहा हूँ कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनको आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। इनको लॉस में बेचना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। भले रखे रहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये कंपनी हो सकता है कुछ क्वार्टर्स लॉस झेले, लेकिन ये कंपनी ख़त्म नहीं होगी। कंपनी ने खुद ने कहा है कि 1-2 क्वार्टर पेन रहेगा, तो उस पेन को झेलिएगा आप भी। ऐसे काउंटर्स तभी आपको खरीदना चाहिए, और अभी आपने ले लिया है तो लेके रखिए। लॉस में इस काउंटर को बेचने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टफोलियो में रखिएगा, आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाँ, लॉस में मत बेचना, बेचोगे तो प्रॉफिट में ही बेचना। 1000 रुपये का भाव वापस आएगा, टाइम लगे। फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा, तो आपको बताएंगे भारतीय बाजारों को कैसे ट्रेड करना है, ग्लोबल संकेत क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।